साथियों, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। आज हम रेफ्रिजरेंट के नॉमेनक्लेचर, रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी और रेफ्रिजरेंट सिलेक्शन के समय क्या-क्या ध्यान रखते हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल में बताने जा रहे हैं। बहुत आसानी से नॉमेनक्लेचर कर पाओगे और फार्मूला लिख पाओगे। कैसे होता है नॉमेनक्लेचर, कैसे फार्मूला लगता है। तो चलिए देखिए, पहले तो डिटेल व्यू ले लीजिए। रेफ्रिजरेंट आर द केमिकल सब्सटेंस यूज्ड फॉर कूलिंग सिस्टम टू एब्जॉर्ब द हीट एंड रिलीज द हीट। कूलिंग सिस्टम में यानी एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, इन सब में रेफ्रिजरेंट यूज होता है। क्या करने के लिए? हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए और रिलीज करने के लिए। रेफ्रिजरेंट एक सब्सटेंस है केमिकल का। देर जो केमिकल का नामनक्लेचर होता है उनका आर नंबर से शुरू होता है। सारे स्टैंडर्ड है आर नंबर। रेफ्रिजरेंट नेम इज गिवन बाई, एक फार्मूला बना रखा है इन्होंने, CmHn। या सारे स्टैंडर्ड का फार्मूला CM, M फॉर नंबर ऑफ एटम कार्बन के, N फॉर नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन के, P फॉर नंबर ऑफ एटम ऑफ क्या है, फ्लोरीन के, और Q फॉर नंबर ऑफ एटम ऑफ क्लोरीन। तो ये फार्मूला M-1 इज इक्वल टू लिखेंगे आप क्या, नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन, और N+1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, और फिर बचा हुआ फ्लोरीन। और बचा हुआ मतलब लास्ट वाला नंबर, तीसरा नंबर जो होगा वो फ्लोरीन का होगा। आइए देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। हम आपकी सुविधा के लिए इसको पहले से ही लिख रखे हैं, जिससे आपको बहुत आसानी हो समझने में, वीडियो में टाइम बचे। तो देखिए 134R134A होता है इनफैक्ट ये, इसके बारे में भी बता रहे हैं। C1+1 कैसे हुआ? M-1 इज इक्वल टू 1 लिखोगे, M इज इक्वल टू 1+1 हो जाएगा। यहाँ पर 3-1 कैसे हुआ? यहाँ पर N+1 इज इक्वल टू 3 लिखोगे, N इज इक्वल टू 3-1 हो जाएगा। इसी तरह से F जो बचा हुआ एटम है लास्ट का, चार, ये चार के चारों सीधा सीधा एज इट इज पूछ जाए, F4 हो गया। तो C2H2F4, ये टेट्राफ्लोरोइथेन हुआ। टेट्राफ्लोरोइथेन, अगर कोई भी वैलेंसी कार्बन की बच जाती है तो फ्लोरीन के P के साथ उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, फ्लोरीन के Q के साथ। इनफैक्ट इसको Q से रिप्रेजेंट करेंगे तो Q के साथ इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन, R12। कोई भी नंबर जिसको 1 2 यानी 2 डिजिट में, उसको 3 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए आगे जीरो लगा लेंगे। तो देखिए 0 1 2 हो गया, तो जैसे ही फार्मूला है M-1 इज इक्वल टू जीरो, M इज इक्वल टू 0+1 हो जाएगा। यहाँ पर C0+1, H 1-1 हो जाएगा, क्योंकि N+1 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स उधर जाएगा तो 1-1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन के, हाइड्रोजन के एटम यहाँ पर जीरो हो जाएंगे। फ्लोरीन के बचे हुए 1 2 यहाँ पर एज इट इज लिख दिया गया, ये वाला 2 यहाँ पर एज इट इज लिख दिया गया। और इसके बाद बचा हुआ एडजस्ट करेंगे हम, जैसे कि यहाँ पर C1F2 यानी कार्बन की दो वैलेंसी यहाँ से भर गई हैं। एक कार्बन है, दो वैलेंसी भर गई है, दो बची हुई, तो दो हमने यहाँ पर Q की जगह डाल दिया, क्लोरीन की जगह। ऐसे ही R22 को देखिए, R22 में है 0+1, फिर H 2-1 यहाँ से एडजस्ट होगा, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। ऐसे F2 का मतलब लास्ट का 2, तो इसको फिर देखेंगे C1H1F2, तो ये दो प्लस एक, तीन वैलेंसी भर गई कार्बन की, एक बची हुई है, तो क्लोरीन का एक एटम आ जाएगा। इसी तरह से ये आगे आपका नॉमेनक्लेचर होता है, जितना भी ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक में एल्केन टाइप के हैं यौगिक, उन सभी के एल्केन टाइप के जो यौगिक होंगे, उनके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जो भी यौगिक यूज किए जाते हैं रेफ्रिजरेंट में, उनके सबके नॉमेनक्लेचर। R32 का यहाँ पर दिया हुआ है एज इट इज, सेम टू सेम जैसा समझेंगे आप। C1H2F2 बन के आएगा। तो देखिए ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये फार्मूला आज से आपको निकालना इजी हो जाएगा, बहुत आसानी से निकलेगा। लेकिन कोई भी ऐसा यौगिक जो ऑर्गेनिक है, जो इनऑर्गेनिक है, इनफैक्ट इनऑर्गेनिक, जैसे अमोनिया हो गया जिसमें कार्बन नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, या कोई और भी एटम जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो उसमें क्या होगा, उसका 700 फॉलोड बाई एटॉमिक नंबर का एडिशन, दैट मीन्स एटॉमिक मास जितना भी होगा। तो यहाँ पर देखिए R717 कैसे लिखते हैं, R717 हो जाएगा कैसे, 14 नाइट्रोजन का, 3 हाइड्रोजन का, 14 3 17, 700 के बाद लिख देंगे 17, R717 अमोनिया को कहते हैं। R744 कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं कैसे, 700 + 12 कार्बन का, 16 गुना 2, दो एटम हैं कार्बन के, इसलिए अक्सर ऑक्सीजन के, तो यहाँ पर 32 हो जाएगा, तो R744 हो जाएगा। तो अब देखिए इसके अलावा जो है इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन देखते हैं। ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल कम से कम होना चाहिए, यानी जीरो होना चाहिए लगभग, और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी कम से कम होना चाहिए। तो ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल कहाँ से डिपेंड करेगा, क्लोरीन का अगर एक भी एटम नहीं है तो ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल जीरो माना जाता है।
अगर क्लोरीन का एक भी एटम है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा रेफ्रिजरेंट के रूप में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए बैन है, स्पेसिफिकली ओजोन डिप्लीशन के कारण बैन है, ओजोन लेयर की क्षरण के कारण इसको बैन कर दिया गया है। तो GWP यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल दो चीज एक कंसिडरेशन लिया जाता है यदि रेफ्रिजरेंट को सेलेक्ट करना है। R32 का सबसे ज़्यादा यूज, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, सबसे बढ़िया रेफ्रिजरेंट है। तो R32 को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 675 है और जो ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल है वो जीरो है। इसका भी ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल जीरो है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1430 है। GWP R134A। ए क्यों यूज किया जाता है यहाँ पर बता दें हम, डिस्टिंग्विश करने के लिए ये यूज किया जाता है कि आइसोमर में जो टेट्राफ्लोरोईथेन है उसके डिफरेंट आइसोमर में से कौन सा आइसोमर है ये, तो उसके लिए रिप्रेजेंट किया गया है। उम्मीद है ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा आपको। नोमेनक्लेचर आज के बाद क्लियर हो गया, जीवन में पूरे क्लियर रहेगा। एक इस वीडियो को माइंड सेट कर लीजिए, सेव कर लीजिए और शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोगों को हेल्प हो जाए। सब्सक्रिप्शन कर लें।